कल हमने क्या बात करी थी? देखिए आपने कुछ नोट्स में लिखा, बताइए हिना बहन बताएं। अच्छा, आप लोग जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद ये सब विचार आपके कभी आते हैं कि अभी नहीं आते हैं? अभी नहीं चलते ये सब दिमाग में चीज़ें, नहीं चलते? कोई बात नहीं, मैं पूछ रही हूँ ऐसा ही। नीलू भा, आपके दिमाग में चलते हैं ये सारे विचार जो मैं क्लास में कुछ चीज़ें बताती हूँ आपके चलते? और क्लास में बैठे हुए किसी मैं ऐसा नीलू भा माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप बताना है। हाँ बताइए। आज का वीडियो सुना हो तो हम पूरी दुनिया पूरी बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। हमको ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या चल नहीं रही है। जानते हैं, जो मीडिया है जिसका काम है कि सही को, सत्य को सभी तक पहुंचाना, वो मीडिया ही इस समय ऐसा काम कर रहा है कि सत्य को छुपाया जाए और आपका दिमाग किसी तरीके से और चीज़ों में लगाया जाए। ऐसा ही काम कर रहा है, ठीक? हम सब उसके शिकार हैं, हम सब उसके शिकार हैं। और क्या बताया आज के लेक्चर में? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। बताओ रिद्धि। हवा, पानी, मिट्टी सब खतरे में आ चुके हैं। वो सब खतरे में नहीं है नीलू भा, खतरे में केवल आदमी है। बात समझ में आई मैंने? खतरे में आएंगे तो मानव जात पूरी खतरे में आई है। बिल्कुल, उनमें जो संतुलन बना के रखा था जिसके कारण से मानव धरती पर प्रकट हुआ है, वो चीज़ बिगड़ रही है जिसके कारण से मानव का जीवन खतरे में है। ठीक है ना? चलिए, बढ़िया। जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही। जनसंख्या बढ़ना समस्या नहीं है। समस्या है ये जो जनसंख्या है वो अति उपभोग कर रही है, भोग रही है, भोग रही है, भोग रही है। ये समस्या का कारण है। भोगने का क्या मतलब है, कौन बताएगा? आज चलिए, आज इसी विषय पे बात करेंगे, कल से जुड़ता हुआ टॉपिक है। भोग का क्या मतलब है? किसको हम कह रहे हैं कंजम्पशन? जरूर बिन जरूरी बकवास। फिर से कहिए। जरूरी बिन जरूरी, हाँ, पूरी तरह से इसका यूज करें। बहुत बढ़िया। अर्जुन आप बताओ, उपभोग का क्या मतलब है? जो जिसकी जरूरत नहीं उससे ज़्यादा कोई वस्तु का उपयोग करना या उससे बार बार खरीदना। ठीक। बताइए हिना बहन, क्या चीज़ है उपभोग? जिस वस्तु की जरूरत नहीं है उस वस्तु को ज़्यादा ही ज़्यादा उपयोग करना। उसका एग्जाम्पल देके बताइए, उदाहरण दीजिए। जैसे कपड़े हैं, कपड़े तो हमको जैसे एक दो जोड़ी में चल जाता है, फिर भी हम ज़्यादा खरीदते हैं, उसको उपभोग कहते हैं। उसको उपभोग नहीं कहते हैं। आपको लगता है कि आप उपभोग करती हैं? आपको लगता है आप उपभोग करते हैं? आपको लगता है? आपको लगता है? नहीं लगता। अगर ये व्याख्या है तो उपभोग करता हूँ। अगर ये व्याख्या है तो उस हिसाब से उपभोग करता हूँ, और नहीं तो फिर नहीं करता, नहीं तो फिर पता नहीं। ये ठीक बात है, नहीं तो फिर पता नहीं, ये ठीक बात है। अपन क्या इसको जूम कर सकते हैं कैमरा को ऐसे? अच्छा, जस्ट मैं पूछ रही थी, मैं देख रही हूँ कि कैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे जनक सर? क्या चीज़ है उपभोग? जो नेचर की साइकिल को समझ के बिना उसको वपराश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब एक चीज़ को, एक झाड़ है उसको, उसको हम काट के उसको बिल्कुल उड़ा देते हैं। और एक है कि उसके ब्रांच काट करके उसको इतना ही उपयोग करें जितना वो फिर से बाहर एक साल में बड़ा हो जाए। तो वो साइकिल्स नहीं समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितना टाइम लगता है उसको। बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आया उन्होंने क्या बोला? नहीं आया तो सही से बोलेंगे तो मैं समझाऊंगी, और कहेंगे हाँ तो फिर आपसे पूछूंगी। जैसे जो पौधा है, हाँ,
जैसे पत्ते हैं, समझ लो। माइक ले लीजिए। जैसे हम तुलसी की बात करते हैं तो उसके पत्ते हम लेते हैं तो वो तो दोबारा उठ जाएंगे। जैसे टहनी काट डालेंगे तो दोबारा टहनी नहीं आएगी ना, पत्ते आ जाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया क्या है उपभोग? नहीं समझ में आया? सुहानी नहीं समझ में आया? ऋत्विक बताइए क्या है उपभोग? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ी सी बात को समझते हैं। कल जो मैंने कुछ बातें कही थी, आप लोग नोट्स बनाते हैं। मैं आपको एक और थोड़ा सा सलाह देना चाहूँगी। सलाह ये है कि आप मेरे लेक्चर को यहाँ पर सुनिए और सुनने के बाद आपके सभी के पास, अभी तो आपको पता है ये नागराज कौशल्य विकास संस्थान का जो चैनल है उसमें आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाली रिकॉर्डिंग चाहिए, सीधी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको मेरे चैनल शालिनी जनक पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको दोनों में से जहाँ पे भी सुनना हो आप सुनिए और सुनने के बाद नोट्स बनाइए। वीडियो देख करके नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे नोट्स बना पाएंगे। यहाँ पर आपके पास, क्योंकि आप पहली बार इसको सुन रहे हैं ना, तो या तो आप सुन पाओगे या तो नोट्स बना पाओगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें नोट्स बनाने लायक हैं, ठीक है। क्यों बताऊँ आपको? अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आप बोल पाओगे, और आपका जो मूल्यांकन का आधार होगा ना, वो क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, वो आप यहाँ पर कैसे आप किसी भी बात को जो मैंने आपको समझाई है और आप कह रहे हैं समझ में आई है, तो आपको समझा करके बतानी है। समझे हुए को समझाना पहला मूल्यांकन। दूसरा मूल्यांकन होगा सीखे हुए को सिखाना। आप जो सीखे हैं उसको सिखा के बताइए, और जो आपने किया है वो किसी और को करना सिखाइए। ये 3 तरीके से आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया इस सेमेस्टर में तो ज़्यादातर भाग मेरे उसमें रहेगी, लेकिन अगले सेमेस्टर में पूरी लगभग प्रक्रिया यही रहेगी, लगभग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चलो तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर एक बार हमने चर्चा करी है, फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर आपसे बात रखने का प्रयास किया था मैंने और आपको समझाया था। इस पर आधारित एक लेक्चर मैं कल आपको सुनवाऊंगी, है ना, वापस। अगर आपका कोई क्लास नहीं रहा तो वो डॉक्यूमेंट्री कल रहेगी। एक मिनट। देखो, हमने आपसे क्या बताया कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो है कि मानव में या हर मानव संतान में किस बात को समझा दे? यथार्थ को। यथार्थ क्या है? जैसे एक यथार्थ आपको बोला, धरती एक है, धरती अखंड है, धरती के खंड नहीं है, धरती अखंड है। इसको हम लोग कैसे बीच में वो ले रहे थे, ऐसे अखंड, ऐसे नहीं, हो गया ना, हो गया, हाँ बढ़िया। देखो मुझे थोड़ा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इधर लिख देते हैं झूठ, इधर लिख देते हैं भ्रम, ठीक है, और एक कॉलम बताते हैं यहाँ पर यथार्थ। और इस यथार्थ को समझने के लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप सीधा आप अपने अंदर से, जिसको कहते हैं ना, आपका जो जीपीएस रखा हुआ है आपको बताएगा कि ये सच है, ये गलत है। तो झूठ या भ्रम क्या है? सभी राष्ट्र, सभी राज्य, सभी शहर, सभी गांव, ये सब झूठ हैं, ये झूठ है। सही क्या है? यथार्थ क्या है? धरती अखंड है, हाँ धरती एक है, धरती एक राष्ट्र है, धरती एक क्या? तो धरती एक राष्ट्र है। श्री नागराज जी इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। आप अगर ऐसा समझेंगे तो क्या करेंगे? ये जब झूठ और भ्रम बच्चों के दिमाग में हमने डाल दिया, क्या डाल दिया? कि हमारा राष्ट्र है ना, अब कितने राष्ट्र हैं धरती पर? 192 कंट्रीज है मेरे ख्याल से, 192 देश।
बाबा जी कह रहे हैं कुछ नहीं भैया, एक देश, देश का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। पूरी धरती एक देश है, धरती एक देश है। अगर इससे इतर तुम कुछ भी मानोगे, इससे अलग कुछ भी मानोगे, तुम्हारा मामला गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। यहाँ पर कितने देश हो गए? 192 देश। अब देखिए थोड़ा चलते हैं इस पर। कल मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारी फिर सीमाएं बनाई, 192 देश हैं। तो 192 देशों के कितने बॉर्डर होंगे? जैसे मान लो अपनी इस धरती पर, अभी हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा 10, 11 कुछ बना लिए। इसमें बाउंड्री कितनी हो गई बताओ? कितनी बाउंड्री है? इस देश की कितनी बाउंड्री? 1 बाउंड्री। इस देश की कितनी बाउंड्री? इसकी भी 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री। ये 3 बाउंड्री हो गई। इस 4 हो गई क्या? 1 ये वाली, 2, 3 है? अच्छा इसके साथ भी हो गई, हाँ 4 देश के साथ। देखो ये 4 बाउंड्री हो गई ना, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना, ऐसे 4 बाउंड्री हो गई। ऐसे काउंट करते चले जाओ। फिर इसकी बाउंड्री कितनी? 1, 2, ये इसकी है पूरी 3, ठीक है ना, और ये वाली बाउंड्री हो गई 4, 4 इसकी बाउंड्री। अभी लगभग 4 बाउंड्री होंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 चौके 36, और 36 के बाद इसकी एक बाउंड्री, 2 बाउंड्री, ये देखो दूसरे देश की बाउंड्री आ गई, ये तीसरे देश की बाउंड्री आ गई, ठीक है। ऐसे ही सबकी अगर जोड़ लेंगे ना, मोटा मोटा मुझे लगता है 40 के आसपास बाउंड्री आ गई, 40 बाउंड्री आ गई। तो अब ये जो 40 बाउंड्री हैं, इस बाउंड्री का क्या करना पड़ेगा? आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हर सीमा की सुरक्षा के लिए क्या लगेंगे? सैनिक। तो सीमा की सुरक्षा करो और अगले उस पर देश पर धमाका बोल करके सीमा का विस्तार करो, ताकि वहाँ के सारे स्रोत, प्राकृतिक स्रोतों को हम हड़प लें। यही तो हुआ है पूर्व में। अब वही काम व्यापार से हो रहा है बाय द वे, ठीक है। चलो, सीमा की सुरक्षा के लिए क्या लगेंगे? सैनिक। और सैनिक कौन होंगे? इस देश के युवा। वृद्धावस्था में थोड़ी लोग सैनिक बनने जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बल है, जनबल, है ना, जो शरीर का भी बल है, बुद्धि का भी बल है, सबसे ज़्यादा बल कहाँ पर लग गया? सीमा सुरक्षा में। ये लगना कहाँ चाहिए था? उत्पादन में। इससे अपेक्षा है कि ये, क्योंकि यही लोग सबसे बढ़िया उत्पादन कर सकते थे, ठीक। तो अगर यहाँ 40 बाउंड्री हैं और प्रति बाउंड्री के हिसाब से 1 लाख सैनिक भी मान लो, है ना, तो 40 लाख सैनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अभी गूगल करें ना, तो हमको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने सैनिक हैं, है ना। चलो गूगल कर लेती हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कितने लोग हैं? इंडियन मिलिट्री बोस ओवर 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल, 14 लाख लोग। और भारत एक छोटा सा देश है। ये इंडिया की आर्मी है, ठीक है। अभी रुकिए, देखिए, अब मैंने इंडियन आर्मी लिखा और उसके बाद लिखती हूँ इंडियन पुलिस। तो 14 लाख आर्मी में, ठीक है। 2.16 मिलियन, 2.16 मिलियन मतलब 22 लाख, 22 लाख पुलिस है। इंडियन नेवी भी आएगा, रुकिए। तो ऐसे फिर अपन वो भी देखेंगे ना, एयरफोर्स। नेवी में है करीब 70,000, हाँ
1 लाख मान लेते हैं इधर 1 लाख का, फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स 70, 2.14 लैक्स, 2.5 लैक्स प्लस 2.5, करीब करीब 40 लाख। लीजिए भाई, भारत की आबादी का जो 40 लाख लोग हैं, 40 लाख लोग क्या कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, सीने पे गोली खाएंगे, भारत माता को बचाएंगे। उसका पेंशन भी रिटायर हो जाता है। ये जितने लोग खाना खा रहे हैं, इनका खाना, ये सब खाना खाते हैं, सभी लोग खाना तो खाते ही है ना, इनके हिस्से का खाना किसको उत्पादन करना है, बाकी लोगों को। और हर किसान अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता है, कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है, ठीक है। तो भारत में 100 लोग खाते हैं और 40 लोग उगाते हैं। ये 40 लोग खुद नहीं उगाते हैं, इसमें बहुत कम हिस्सा है जो उगाता है। आप देख लीजिए, 10 एकड़ ज़मीन में पता चला 2 ही लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ज़मीनें हरी भरी कभी हो ही नहीं पाएंगी। और जो प्रेम सिंह जी बोलते हैं ना कि ज़मीन में उत्पादन घटना नहीं चाहिए, उत्पादन घटना स्वाभाविक है। समस्या दिखाई पड़ी ऋत्विक, दिखाई पड़ी समस्या? क्या है समस्या? उत्पादन कम है और खाने वाले ज़्यादा। हाँ, दूसरी बात, जो उत्पादन करने के लिए सबसे बढ़िया बल है ना, वो बल लगा हुआ है युद्ध में, हाँ सीमा सुरक्षा में लगा हुआ है। और ऐसे ही सभी कंट्रीज़ का है। पूरे विश्व की आबादी कितनी, 850 करोड़ करीब, मेरे हिसाब से कहो 200-300 करोड़ लोग तो इसी में लगे हैं। सोच के देखिए भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आर्मी, अच्छा आर्मी जो होती है उससे, आर्मी से रिलेटेड भी बहुत सारा काम होता है ना। जैसे आर्मी होती है तो आर्मी से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, क्योंकि युद्ध करना है तो युद्ध का सामान बनाना है। युद्ध का सामान बनाने की इंडस्ट्री किस कंट्री में है सबसे बड़ी? अमेरिका। तो अमेरिका का कुल उत्पादन कितना? वॉर इंडस्ट्री उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसका पूरा देश ही क्या उत्पादन कर रहा है? तोप, मिसाइलें, ये तो उनका उत्पादन है। बाकी सारे लोगों को भाई लड़ना चाहिए, लड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करके दबा के रखा है। इस सब चीज़ों पे अपन डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, है ना, मेरे से ज़्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंट्रीज आपको समझा देंगी कहानियाँ। अभी इसमें हमने बहुत सारा हिस्सा अभी जोड़ा नहीं होगा, आई एम श्योर, है ना, कि हम, क्योंकि सीमा सुरक्षा के लिए बहुत अभी खर्चा कितना करते हैं ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या झूठ और भ्रम क्या है? अभी हम लोग ये, अगर आप ध्यान से देखिए कि यदि ये सीमाएं अस्तित्व में तो थी नहीं, ये आदमी ने बनाई है, अपना एलओसी कांटेदार तार लगा लिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, ये सब बना बना करके, और क्या कर लिया, बस उसके बाद खड़े हैं लेकर के। अच्छा ना खड़े रहें तो करें क्या, ये भी तो समस्या है, नहीं तो दूसरा घुस आएगा। तो अभी तो अपनी बाध्यता है, मैटर आपस में सुलझाने पड़ेंगे। मैटर कैसे सुलझेंगे वो हमको पता नहीं है, तो हम लोग अटके हुए हैं। युद्ध ना करें तो क्या करें, है ना, रोज सवेरे उठो, चाय नाश्ता करो, युद्ध की तैयारी करो, इंतज़ार करो कि कब युद्ध होगा। युद्ध हुआ तो जान गंवाओ, ख़त्म, सारा चाय नाश्ता सुबह से लेकर शाम तक जो किया ख़त्म हो गया, है ना, और बस शहीद हो गए, ख़त्म ज़िंदगी। और इस पर बहुत गौरव है। क्या किया जाए? आदमी को इस समस्या का समाधान चाहिए। तो दर्शन कहता है कि एक तो युद्ध और दूसरा क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन। ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो बड़े भयंकर झूठ पर पल रही हैं, और आदमी जात की पूरी ताकत यहीं पर लगी हुई है। जब पटाखे जलते हैं तो पोल्यूशन होता है, ठीक। इस समय 7-8 कंट्रीज आपस में युद्ध कर रहे हैं, दिन रात पटाखे जल रहे हैं वहाँ पर। पटाखों से भी कई गुना ज़्यादा हानिकारक बारूद फोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। तो क्या उससे गर्मी उत्सर्जित होगी? बिल्कुल होगी। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कर रहे हैं हम उसके बारे में बात? नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया, मज़ा चखाया, बढ़िया हुआ। इनको तो ऐसे ही अकल सिखानी चाहिए,
हमारी तो बातचीत का तौर तरीका ये होता है ना, अपन तो चाय की चुस्की ले रहे हैं साथ में बातें कर रहे हैं इस तरीके की। इन सालों को ऐसा ही दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को सुना है इसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तो अभी युद्ध जो है हमारे एक, जिसको कहते हैं ना, हम बड़े प्रसन्न होकर के युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। आपको याद है अभी कुछ ही समय पहले, यही मई की तो बात है, अभी यहाँ पर भी युद्ध की स्थितियाँ बनी थी। कैसा लग रहा था उस समय? अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे मम्मी पापा तो बार बार फ़ोन करके, दिन में 2-3 बार फ़ोन कर करके पूछते थे सब ठीक है, सब ठीक है, सब। सायरन बजता था तो बच्चे बहुत एकदम से वो होने लग जा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हमको भी नहीं अच्छा लग रहा था, अजीब सा डर लग रहा था। जब ये हमारे साथ घटता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम मानते हैं कि ठीक है, जहाँ वो घट रहा है उसके फिर हम आराम से मज़े लेकर के बातचीत करने लग जाते हैं। तो ये है भ्रम, और भ्रम के ऊपर खड़ा हुआ पूरा तंत्र, जिसमें मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स और नेवी, है ना, 3 बताई मैंने। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ रही सीमा की सुरक्षा के लिए। सबसे ज़्यादा युवा जनबल कहाँ लगा हुआ है? यहीं पर लगा हुआ है। जो युवा हैं उनके माता पिता अब जो उनके किसानों के बच्चों को कह रहे हैं किसान आप मत बनिए, ठीक है। अभी मैं कल किसको देख रही थी कि अडानी का पढ़ रही थी, है ना, अंबानी अडानी का कुछ ये हुआ है ना अभी। हाँ नहीं वो तो, हाँ वो तो खैर हो गई मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक है ना, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट में पहले आप कुछ 129 रुपये जैसा दिल्ली में एक्स्ट्रा देते थे जब आप उतरते थे, अभी आप 1256 यानी 1246 रुपये आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, और एक जगह 256 ऐसा कुछ रुपए देते थे, तो वहाँ पे 2,500-3 हज़ार के आसपास कुछ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब भी आप उस एयरपोर्ट पे उतरेंगे। अभी कल से ये नियम लागू हुआ है। ये नियम इसलिए लागू हुआ है क्योंकि एक समय में पिछले 10 साल पहले कुछ उनके कुछ एरर आई थी, मतलब उन्होंने कोई एक टैक्स था जो जोड़ना भूल गए थे वो लोग, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे उन्होंने ठोक दिया कि ये आपने तब दिया नहीं था, अब दीजिए, तो अब हम लोग उसको भरेंगे। इसके ऊपर एक काफ़ी चर्चा चल रही थी, कल के न्यूज़ में चीज़ थी, और वो लागू हो गया है। तो अब हम लोग की फ़्लाइटें जो हैं अपने आप ही मुंबई से जो भी फ़्लाइट होंगी, इसमें ये 2,500-3 हज़ार जुड़ेगा और उधर 1,500-2 हज़ार जो जुड़ा करेगा। हमारे पास कोई विकल्प है? हम अगर चाहें कि हम बोलें नो तो कुछ होगा? कोई नहीं सुनेगा हमको। लेकिन अभी हमारे आपके भी घरों में आया होगा, आप जितने लोग 18 साल से ऊपर हैं, जनगणना का एक वो फॉर्म अभी हुआ था ना, अभी सर्वे चल रहा था, हमने भी भर के दिया, तो भर दिया। जब हम वोट देने जाएंगे तो वो बोलेंगे क्या कि अरे ये शालिनी मैडम जो हैं ये ज़्यादा होशियार हैं, इनका जो वोट है इसका मूल्यांकन ज़्यादा करो, इनको 100 नंबर दो, और एक कोई ऐसे ही बिल्कुल जिसको कोई लेना देना नहीं है ना, वो है, उसका मूल्यांकन करो केवल 1/10। ऐसा थोड़ी होगा। कोई महामूर्ख हो और कोई बहुत विचारशील हो, दोनों की वोट की वैल्यू कितनी? सेम भाई। किसी को हमने थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला दिया और ऐसे ही प्रसन्न कर दिया, कुछ लोगों को भर दिया थोड़ी हवा, तो जय फलाने जय ढिमाके करना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब की बार फलानी सरकार, ठीक है, यही होगा। चालू हैं अब सपन सारे के सारे, ठीक है। सब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये दिखा तुम लोगों को तो तुम लोग कुछ आशा की किरण जगाओगे, वरना कुछ होने वाला नहीं है भाई। तो बात सीधी है, युद्ध ये, ठीक है। तो अभी हम कहाँ जी रहे हैं? जनतंत्र में। आप सभी 18 वर्ष से ऊपर तो हो गए हैं, है ना। जनतंत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। आपसे वोट लिया जाएगा, लेकिन आपसे निर्णयों में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी जो वन कटाई, एक अभी आया ना, एक पेड़ माँ के नाम, याद है आपको? एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, और उसके बाद बाकी अभी 70 लाख पेड़ कटने की मंजूरी हो गई छत्तीसगढ़ में। कितने? 70 लाख। एक पेड़ बिल्कुल माँ के नाम लगा लीजिए, और उसके बाद मैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कोई विकल्प नहीं है भाई। 70 लाख पेड़ कटेंगे। कितने लोगों ने कितना विरोध किया फेसबुक में। अगर आप इसका पोस्ट से सहमत हैं तो लाइक करें, हमने भी लाइक कर दिया, कुछ हुआ नहीं।
हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जनतंत्र जो है इसमें क्या हो रहा है, एक वोटिंग राइट है ना, आप वोट देते हैं और आपको तब मानते हैं कि वोट देते समय आप सही हैं, फिर आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं और इस समय उनको जेल में डाल दिया गया है ना। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए जो जूझ रहे हैं उनके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता उसका शरीर पता नहीं कैसा दुर्बल हो जाएगा, तब जाके कौन छूटे और कौन जेल में ही मर जाए। कितने दिन उसने अनशन किया, ऐसे न जाने कितने लोग। गंगा के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो उन्होंने चले ही गए वो आखिर में, ठीक है। तो वोट देते समय सही हैं आप, वोट देते समय अर्जुन को एकदम 100 आउट ऑफ 100 हैं, आप एकदम सही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हो रही। यही मान के तो हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई इतने वोट मिले और ये सब सही है। जनता जो हमको निर्णय देगी उसको हम मानेंगे, ठीक। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आप गलती कर सकते हैं, तो इसलिए आप पे डंडा चलाएंगे। जैसे आपने कहा कि जंगल मत काटो, वो कहेंगे भाई तुमने सरकार के खिलाफ बात कर दी, आप तुमको मारेंगे, आप तुमको जेल में बंद करेंगे, आप तुमको हैरास कर सकते हैं, आप तुमको टॉर्चर कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है ऋत्विक? तो ये जनतंत्र है या जनता पर शासन है? जनता पर शासन, जनता में से आए प्रतिनिधि के द्वारा, जनता में से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। क्योंकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र तब सफल होगा जब व्यवस्था भी साथ में बदलनी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो केवल हम आपको एक बढ़िया सी शिक्षा दे दें फिर व्यवस्था नहीं बदले, ये नहीं सफल होगा। हमको दोनों बातों को पकड़ना पड़ेगा और हमको इस अर्थशास्त्र के साथ, इस अर्थव्यवस्था के साथ एक सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा, तब हम लोग मज़े से जिएंगे। नहीं तो इसी अर्थव्यवस्था में अगर आप आवर्तनशील अर्थशास्त्र लगाओगे फेल हो जाएंगे, हम सब फेल हो जाएंगे। तो देखिए अभी के सिस्टम को समझ लीजिए, जनता पर शासन किसके द्वारा? जनता में से चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। इसको पकड़ लीजिए अच्छे से। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले था राजतंत्र, जिसको हम लोगों ने खूब दम लगा करके बदला, दम लगा करके बदला। तब क्या हो रहा था? तब ये हो रहा था जनता पर शासन, तब भी जनता पर शासन हो रहा था, ठीक है। तब क्या था? राजा के बेटे के द्वारा। लो भाई, इतना ही बदला है। ध्यान में आया? क्या बदला? पहले केवल राजा का बेटा, जो राजा के घराने में पैदा हुआ है, उसका बड़ा बेटा या जिस भी बेटे को वो चुने राजगद्दी पर बैठेगा और जनता पर शासन करेगा। अब राजा का बेटा नहीं, किसी का भी बेटा, किसी का भी राजा बेटा, किसी का भी राजा बेटा जो है वो जनता पर शासन करेगा। इसको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जनतंत्र ले आए हैं। लेकिन हमने क्या नहीं बदला? सिस्टम नहीं बदला। इसको बोल रहे हैं हिरार्की को क्या बोलते हैं? एक तो हिरार्की मतलब ये नीचे के लोग, ऐसे नहीं, हिरार्की को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे कोई ऊपर बैठा है, फिर उसके नीचे कुछ लोग हैं, उसके नीचे कुछ लोग हैं। हिरार्की क्या बोलते हैं? हिरार्की को ऋत्विक क्या बोलते हैं? हिरार्की को ऊपर से नीचे का जो सिस्टम रहता है ना, बॉस, फिर उनके नीचे 4 लोग, फिर 4 लोग वो किसी के बॉस, उनके नीचे 18 लोग, इस तरीके से। नहीं ध्यान आ रहा है ना? मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। इसको हिरार्किकल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बदला है, जिसको हम स्वतंत्रता बोल रहे हैं, वो क्या है? केवल इतनी सी बात है बस। ये बाकी पूरा का पूरा तंत्र वही है। इसीलिए अब चूंकि इस तंत्र में, जो तंत्र बनाया था, किसने बनाया था? अंग्रेजी सरकार ने बनाया था भाई। इससे पहले तो वही थे ना।
अंग्रेजी सरकार का कुल कार्यक्रम कितना था? भारत की समस्त खनिज संपदाओं का, लोगों का, है ना, शोषण करना, यही तो था। तो सारे उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए थे, उस डिपार्टमेंट के काम करने के कुछ तरीके थे। हम लोगों ने क्या किया? सिस्टम वही रखा। सिस्टम सेम है भाई। वन विभाग वन काटेगा, पानी विभाग पानी खत्म करेगा, यही सब तो है। सिस्टम सेम है। हमने इतनी अकल लगाई और क्या कर दिया हमने कहा राजा का बेटा नहीं, वो क्वीन नहीं, वो सफ़ेद रंग के लोग नहीं, राजा का बेटा नहीं, किसी का भी बेटा। इतना किया है। गड़बड़ दिखाई पड़ी? तो वास्तव में कोई अपने पास जनतंत्र नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तब होगा जब हमको सभी निर्णय लेने का अधिकार सदा सदा मिलेगा। सभी निर्णय हम लेंगे। हम मतलब हम नहीं कहना चाहिए, सभी निर्णय सभी की पूर्ण सहमति से हों। तब तो हुआ जनता का तंत्र। राजेश, नीलू भा, ठीक बात है? निहार, मयंक, हाँ सही। सही है ना? तो जनतंत्र की अपेक्षा है भाई। मानव जाति इसके लिए बिलख रही है, इसके लिए बिलख रही है। तो बाबा जी ने एक तरीका दिया है जनतंत्र का, जिसको कह रहे हैं, क्या करें अभी, यहाँ से कट, हाँ ठीक है। तो बाबा जी ने कहा अभी तक जो जनतंत्र था वो दोषपूर्ण है, तो इस जनतंत्र को दोष से मुक्त किया है। क्या दोष है इसमें? कि निर्णय लेने का अधिकार हमने क्या किया, अपना सारा निर्णय लेने का अधिकार वोट के माध्यम से जाके दे आए किसी व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में, जिसको हमने कहा प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री बना वो। ठीक, अब वो अपनी मनमानी कर रहा है। पहले केवल राजा का बेटा कर रहा था, अब किसी का भी बेटा कर रहा है। यही हुआ। पहले राजा का बेटा आ रहा था तब भी फूल बरसा रहे थे, अब किसी का भी बेटा आ रहा है हम तभी भी फूल बरसा रहे हैं। उसके आगे जी हजूरी कर रहे थे, अब किसी के भी बेटे के आगे जी हजूरी कर रहे हैं। इसमें बदला क्या? इसमें कुछ नहीं बदला। इसीलिए हम लोग अभी भी वही भ्रष्टाचार, शोषण, अपराध, धरती की समस्याएं, उससे तो जूझेंगे ही जूझेंगे। तो बाबा जी ने कहा भैया दो चीज़ें हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो पूरा जो व्यवस्था है ना उसको हमने समझा नहीं। तो जनतंत्र वास्तव में जनता का तंत्र हो। जनतंत्र, जन मतलब लोगों के द्वारा, लोगों की भलाई के लिए, सभी लोगों के द्वारा, पहले इस बात को पकड़ो, लोगों नहीं, सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के भले के लिए। इसको थोड़ा और सुधारा जाए, सभी लोगों के भले के लिए। जब सभी लोगों के द्वारा, मतलब सभी लोगों के द्वारा क्या निर्णय हो, सभी लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाए, किसके लिए? सभी लोगों के भले के लिए। उसको बाबा जी कह रहे हैं ये हुआ शुद्ध जनतंत्र। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो अभी जो धरती पर है, बाबा जी कह रहे हैं वो व्यवस्था नहीं है, वो एक भ्रमित व्यवस्था है, वो भ्रम है, वो व्यवस्था नहीं है। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि जो धरती है, इस धरती पर जितनी भी मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जानवर हैं और उसके साथ मानव है, तो ये सब किसके लिए हैं? सर्व मानव के लिए। तो सर्व मानव मिलजुल करके इसको उपयोग करने का निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बताओ।
और अगर सभी को ये अधिकार हो गया, 850 करोड़ लोग क्या निर्णय करेंगे भाई? हवा शुद्ध रहे कि अशुद्ध हो जाए? शुद्ध रहे। पानी, अनाज, तो इसका मतलब है 850 करोड़ लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं। और बाबा जी कह रहे हैं ये निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आएगी मानवीय शिक्षा के द्वारा। मानवीय शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिससे आप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं जो मानव जाति के हित में हो। अभी तो आपको यही नहीं पता कि मानव जाति के हित में कौन से निर्णय हैं, नहीं पता अभी आपको, तो उसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। अभी हम आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे जिनका कोई औचित्य नहीं है। बाबर ने हुमायूं को कब मारा, कब पैदा किया, वो क्या पढ़ रहे हैं भाई? कोई लेना देना है? तुम में से ज़्यादातर को याद भी नहीं होगा, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है। अकबर, हुमायूं, बाबर, फलाने ढिमाके, कौन आए कौन चले गए, और ये सब कौन लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जिनसे हम हारे। अब भाई हम तो डायरेक्ट हारे नहीं थे, लेकिन हमको बार बार बताया जाए हमारे पूर्वज हार गए थे, हार गए थे, हार गए थे, तो हमको कैसा लगेगा? हमको खराब फीलिंग आएगा भाई कि हम कमज़ोर थे, हम हार गए थे, हम तो ऐसे ही हैं हारे हुए लोग, ऐसे ही तो फीलिंग आएगा। तो जब हम किसी के सामने जाएंगे, ऐसे लोगों के सामने, हमेशा हमें डर लगेगा, नहीं डर लगेगा? आप देखिए कोई अंग्रेज व्यक्ति आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज कर जाता है। ये सच बात बता रही हूँ मैं आपको। मुझे अब तो अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया बोलनी आती है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक। 11-12 तक मुझे अंग्रेज़ी उतनी अच्छी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि हमारे घर में तो कोई बोलता नहीं था। हमारे माता पिता इतने ना पढ़े लिखे थे, ना ऐसे एडवांस की अंग्रेज़ी बोलते हो, घर में कुछ नहीं था। कोई वातावरण में कौन वहाँ पे अंग्रेज़ी में बात करेगा? हमारे मोहल्ले में कोई नहीं बात करता था। फिर जब बाहर निकले, अपने कॉलेज वॉलेज में आए, तो फिर एक कल्चर चालू हो गया पढ़ने लिखने का, और अच्छे से पढ़ते थे, तो धीरे धीरे हमको आ गई अंग्रेज़ी अच्छी। लेकिन मुझे याद है जब कोई फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलता था तो मुझे लगता था वाह क्या बात है ना। मुझे ये नहीं समझ में आया ऐसा मुझे क्यों लगने लगा, जबकि मेरी हिंदी बहुत सुंदर, बहुत विशुद्ध, इतना देखते हैं कितना बढ़िया लिखती हूँ मैं, बोर्ड पे भी अच्छा लिखती हूँ ना, अच्छी हिंदी बोलती हूँ। और हिंदी में मैंने इतने बढ़िया कई प्रतियोगिताएं हमने खूब जीती थी भी, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर भर कहाँ से गया? किसने हमको ये बता दिया कि अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है? मुझे नहीं पता, हमारे मम्मी पापा ने नहीं बताया। लेकिन जिस वो कहते हैं ना हवा बहती है जैसे, तो वैसे ही हमको लगने लगा अंग्रेजी सुपीरियर है, अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए, अंग्रेजी ज़रूर आनी चाहिए। और मैं अपना द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेके पढ़ना, उसको उसका डिक्शनरी का वो देख देख के मीनिंग समझना, और कितना हमने सर फोड़ा। अच्छा हुआ सर फोड़ा, हमको एक भाषा आ गई, संयोग से हमारी शादी जनक से हो गई, ठीक है, तो काम भी आ गई वो भाषा। फिर मुझे बड़ा एक और शौक़ चढ़ा फ्रेंच सीखने का, क्योंकि हम भाषा सीखने में पारंगत हो गए, तो फिर हमने फ्रेंच भी सीख डाली। हमको बहुत अच्छा लगा सीख करके। अभी यहाँ पर आ गए तो गुजराती कच्ची भी सीख ली मगर इतनी भाषा, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। पर अगर इतनी भाषा सीखने के बाद क्या ये समझ में आ गया कि बोलना क्या है, बोलना कब है, बोलना क्यों है, बोलना कैसे है, बोलना कितना है, और क्या बोलें कि अगले को हमारे साथ जुड़ाव महसूस हो, हमारा उससे झगड़ा ना हो जाए? क्या ये समझ में आया? ये नहीं समझ में आया। इसीलिए तो खटपट होती रहती है भाई हमारी। हम कुछ बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, क्योंकि हम सत्य बोल ही नहीं रहे हैं, ऊट पटांग कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। पूरी मानव जाति बड़बड़ा रही है, वही बातें जो कहीं से उन्होंने सुन ली हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। आपने देखे बूढ़े लोग बड़बड़ाने लग जाते हैं, असल में बूढ़े लोग नहीं, हम सब भी बड़बड़ा रहे हैं। जैसे ये बड़बड़ाना ही तो है। देखो क्या बड़बड़ाते हैं बताऊं आपको, देखो ऐसे बड़बड़ाते हैं हम लोग। ये जो है ना, अब देखो ये है तो पूरा झूठ, ये कोई सत्य तो है नहीं, ठीक है। अब इस सत्य, ये जो सत्य नहीं है, ये बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है, इसके बारे में कोई गाना बना दिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
मेरे देश की धरती। सभी कई देशों की धरतियाँ सोने हीरे मोती, हर देश अपने अपने बातों को ले लेके बड़ा प्राइड महसूस कर रहा है। ये हमारे जो देश की धरती है, हीरा सोना उगल रही, खा लोगे क्या? खनन कर करके हीरा सोना खा लोगे क्या? हालांकि गाने में तो ऐसा है कि हम लोग जो उपज करते हैं, इस उपज के बाद हम सोने से उसको उपज बेच देते हैं, सोना भर लेते हैं। अब ये भी एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि देखो ये जो धरती है ना, कल आपको बताया, इस धरती में अलग अलग प्रकार के 120 तत्व हैं, जिसमें सोना भी एक धातु है। सोने का प्रयोजन क्या है? सोना बहुत भारी धातु होती है। सोना इस धरती के चुंबकत्व को बनाकर रखने वाली धातु है, नहीं तो ये धरती, बताया था ना, पाउडर हो जाएगी, ऐसे बिखर जाएगी चूर करके। अगर इसकी नॉर्थ साउथ ये जो धाराएं हैं, चुंबकीय धाराएं विखंडित हो गई तो, जो कि शुरू हो चुकी हैं, यदि हमने खनन को बंद नहीं किया तो ये धरती विखंडित होकर के रहेगी, ये स्थिति है। इसलिए आने वाले साल में, मतलब 2026 से शुरू मानते हैं हम मानते हैं, बाकी तो पहले से शुरू होना ही चाहिए था, हमें ऐसे व्यवसायों को स्थापित करना एक आवश्यकता है जो धरती में संतुलन को लेकर के आए, और वो ताकत हमारे हाथ में है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे हिसाब से वो सक्षम व्यक्ति है, और जिसके पास अपनी बात को रखने की योग्यता है वो महासक्षम व्यक्ति है। दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो ज़मीन पे काम भी करना है, उसके बाद अगले व्यक्ति को बताना है, क्योंकि पूरी ज़मीन तो तुम काम नहीं कर पाओगे ना, तो बताना। दोनों चीज़ें, एक है वैचारिक क्रिया, जब खुद समझ गए, व्यवहार मतलब दूसरे को सिखाया जो हमने समझा है वो, और तीसरा ज़मीन पर उतर के काम करना। तो 5 एकड़ ज़मीन में तुम्हारे घर के 5-10 लोग मिल करके काम करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है 2026 से ऐसे व्यवसायों की कतई ज़रूरत नहीं है, और आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल ऐसी सभी व्यावसायिक जो भी चीज़ें होंगी ना, वो सब खतरे में पड़ ही जाएंगी। जो ऊर्जा के संतुलन को, खनिज के संतुलन को, ताप के संतुलन को ध्यान में नहीं रखेंगी, ऋतु के संतुलन को, वनों के संतुलन को, इन सब को जो ध्यान में नहीं रखेंगे वो सब समस्याग्रस्त हो जाएंगे, और तो और मुद्राग्रस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर इसका नहीं है, फ्यूचर इसका नहीं है। मैं आपको बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ दूंगी धीरे धीरे करते करते। जैसे कल आपको बढ़िया बताया था ना मैंने, कोई व्यक्ति एक अगर ऐसा एक बैंक खोले, सूटकेस हैं, है ना, स्क्रू ड्राइवर्स, पेचकस हैं, ड्रिल मशीन है, एक सिंपल उसने खोल लिया, आप केवल रेंट करके ले जाइए, मैं आपको बता रही हूँ ये बिज़नेस बढ़िया चलेगा। ये बिज़नेस बढ़िया चलेगा। और आप कर क्या सकते हैं, सारे लोगों का कलेक्टिवली मंगा लीजिए कि आप हाफ प्राइस पे हमको बेच जाइए। बढ़िया चीज़ें लोगों के घर में पड़ी हुई हैं, ऐसे ही पड़ी हुई हैं। बताऊं क्यों? लोग आपको दे जाएंगे, क्योंकि जो मानव रहता है ना, उसके पास जितना भी वस्तु रहता है, अगर उसका दुरुपयोग होता है या सदुपयोग नहीं हो पाता है, उसको दिल में ना ऐसे होता रहता है, उसके मन में ये भाव रहता ही है कि वो पड़ा है यार खराब हो जाएगा, पड़ा है खराब हो जाएगा, पड़ा है, वो सोचते ही रहता है। तो एक आपको छोटा सा उदाहरण दिया, जैसे एक और उदाहरण दूं आपको, एक अच्छा और आइडिया देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक टॉय बैंक बनाए, टॉय बैंक, बहुत अच्छा चले उसका काम। देखो सभी के अभी एक ही बच्चे होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, ठीक। एक बच्चा होने के बाद वो बच्चा सारे चीज़ें खराब नहीं करता है, लेकिन एक समय के बाद वो बड़ा हो जाता है। आजकल एक दूसरे से लेने का कल्चर ख़त्म होते चला जा रहा है, कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी का कनेक्शन में ही नहीं होता है। तो ऐसे अगर हम टॉय बैंक अच्छा, बच्चे की और एक खासियत होती है, वो थोड़े दिन एक खिलौने से खेलता है, फिर वो बोर हो जाता है उसी खिलौने से। तो अगर हमारे पास एक ऐसा कोई सिस्टम हम बनाएं जो कि टॉय बैंक है, किसी भी बच्चे के लिए हमको खिलौना खरीदना ही नहीं, क्योंकि खिलौना जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट, क्योंकि खिलौने किससे बन रहे हैं? प्लास्टिक से। इसमें भी अगर एक व्यक्ति जो है टॉय बैंक के 2 कॉर्नर करे, एक बोले इको फ्रेंडली और एक बोले प्लास्टिक, आप देखोगे धीरे धीरे इको फ्रेंडली वाले में भीड़ बढ़ने लग जाएगी। आप लोकल लोगों के साथ मिल करके अच्छे मानवीय शिक्षा को बताने के लिए, समझाने के लिए अच्छे टॉयज़ का निर्माण कर सकते हैं। बढ़िया उत्पादन का आइडिया है,
जोरदार आइडिया है, इस पे काम होना चाहिए, हम लोग करेंगे मिल करके। आप सब जब साल पूरा होगा तो बैठेंगे, विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर टॉय बैंक खोलेगा ना तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा, मतलब इसमें उसको इनकम भी है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए वो पूरक हो गया। आज के आज एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप ऐसा कुछ खोल देंगे ना, आप देखिएगा भीड़ लगेगी भाई इसमें। और इसमें कोई भी गरीब से गरीब बच्चा है उसके पास भी, क्योंकि आपने बहुत सस्ता रखा है ना। जब मैं छोटी थी तो मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, 3rd 4th स्टैंडर्ड में आ गई, तब ना मुझे वो वाली साइकिल चलानी थी जिसमें वो सपोर्ट नहीं होता है। पहले साइकिल में से 2 सपोर्ट रहते ना, व्हील। तो मैं सोच रही थी कि मेरे को ये थोड़ी बड़ी साइकिल चलानी है। मेरा कज़न, मेरे बड़े पापा का बेटा आया, उसका नाम है राम, है। तो राम भाई आए तो कहता है मैंने ना साइकिल चलानी सीख ली, बहुत बड़ी वाली साइकिल चलाता। मेरे से 9 ही महीने बड़ा था, ठीक है, लेकिन वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो लेकिन साइकिल नहीं, तुमने सीखी कहाँ से? कहता है मेरे घर के पास एक साइकिल वाला रेंट पे साइकिल देता है। क्या रेंट है उसका? 50 पैसे प्रति घंटा। तो मैंने कहा यार मेरे पास 3 रुपये हैं, ठीक है, उस समय मेरे पास 3 रुपये थे। तो मैंने कहा यार अब जो है राम अपन लेकर के आएंगे साइकिल। उसने कहा ठीक है हम तुमको दिला देंगे, है ना, और ये है वो। और हम लोग अपना गए और मैंने रेंट किया साइकिल, और खुद ही रेंट किया हम दोनों ने, और उसके बाद फिर मैं चलाने लग गई साइकिल। सोचिए कितना पावर है उस 50 पैसे में। ये मेरी ज़िंदगी की थी, एक ट्रू स्टोरी है ना। और मुझे वो अभी मैं जब बता रही हूँ तो मुझे वो क्षण याद आ रहा है। उस दिन बारिश हो रही थी, संडे का दिन था, छुट्टी थी, और हम लोग अपना गए थे, रेंट करके ले आए थे, है ना। 2.5 से 3 घंटा हमने वो साइकिल चलाई होगी। उसके बाद कितना चलाएगा कोई आदमी, बच्चा। तो मैंने 2.5-3 घंटा वो साइकिल चलाई और एकदम प्रैक्टिस, एकदम डन। मैं एक बार भी उस साइकिल से गिरी नहीं। हम दोनों भाई बहन मिल करके अपना एक कर लिए और उसके बाद दे आए जाके। उसके बाद चलाई नहीं गई वो साइकिल हमसे। 6 घंटे के लिए बुकिंग करके लेके आए थे, ठीक है। कितना पावर है। कोई बच्चा उसमें ये नहीं सोचेगा मेरे पास अच्छी साइकिल नहीं हो सकती। उसके बाद फिर हमने एक बार और रेंट करी वो साइकिल कुछ, उसके बाद फिर तो चलाने ही लग गए साइकिल अपना। फिर पिताजी की साइकिल चलाने लग गए 1-2 साल बाद सीधा। वो नहीं, पहले आपको याद है, अभी पता नहीं करते हैं, कैंची साइकिल चलाई जाती थी। आप जो डंडा वाली साइकिल होती ना, उसमें एक दूसरे पैर से पैर ऐसे चलाते हैं, आपको नहीं पता होगी, चलिए आपको बताएंगे कैंची साइकिल क्या होती। तो फिर वो सीखी, फिर ऐसे सीखते चले गए। खैर, इफ़ वी क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और हमारी पूरी सोसाइटी में बच्चों की मैंने कल बड़ों की गाड़ियाँ आपको बताई थी, है ना। अब आप सोचिए आपकी सोसाइटी में कोई व्यक्ति ऐसा सिंपल खोल दे कि अपने पास एक व्हीकल बैंक है, कार बैंक, व्हीकल बैंक, कार बैंक नहीं, व्हीकल बैंक। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत चलने वाली चीज़ है। टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला हिसाब नहीं बता रही हूँ, कार बैंक है। 10 गाड़ियाँ हैं, जिसको जब चलाना है चलाए। एक व्यक्ति है जो गाड़ी की सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस करते रहता है, पोंछ पाछ के साफ रखता है। जिसको जब लेके जानी है लेके जाए, चला के वहाँ पर रख जाए, उसका कोई न्यूनतम भाड़ा। मैंने और जनक ने जब 2014 में हमने अपनी गाड़ी खरीदी तो हमने एक कैलकुलेशन किया। वो कैलकुलेशन ऐसा था कि हमने एक ये कैलकुलेशन किया था कि गाड़ी कितने समय में इसकी कीमत 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमने याद नहीं 6 साल 8 साल में कुछ था ना रिवर्स ऐसा, तो हमने उसका कैलकुलेशन करके देखा। वो गाड़ी थी 5,90,000 रुपये की, ठीक। हमने कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से 400 रुपया प्रतिदिन केवल गाड़ी खड़ी करने का खर्चा था हमारे ऊपर। मतलब हमारी गाड़ी, वो तो सही बात है क्योंकि हम तो चलाते नहीं हैं, है ना। तो 400 रुपया प्रतिदिन केवल जो गाड़ी खड़ी है ना उसके लिए हमने कमाया है और भरा है 400 रुपया। अगर हमको चलानी ही नहीं तो हमको कितना भरना है? कुछ भी नहीं भरना है। और फिर हम वो खटारा गाड़ी से क्यों चलेंगे? अपन तो एक बढ़िया गाड़ी भी खरीद सकते हैं ना, क्योंकि मिलजुल करके खरीदनी है। और एक सोसाइटी में अगर आप देखो 200 घर हैं तो ट्रस्ट मी केवल 20 गाड़ियाँ उस सोसाइटी की बाहर घूम रही होती हैं एक टाइम पे। 20 से ज़्यादा नहीं घूम रही होती हैं। 20 से मान लो आप 25-30 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं घूमती हैं।
और ये कार बैंक नहीं होगा, ये व्हीकल बैंक होगा, है ना। तो अपने को देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं, कहीं बड़ी गाड़ी से जाना है तो कुछ इसमें 4 सीटर होंगी गाड़ियाँ, कोई 7 सीटर भी हो सकती हैं, और एक बस भी खरीद सकते हैं सोसाइटी की। जब ज़्यादा लोगों को जाना है तो आराम से चले जाओ भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, कभी कभी हमको अपने घर से जाना होता है भुज रेलवे स्टेशन और दोनों लोगों को जाना है, तो पहले हम स्कूटी से जाते हैं, ऑटो वाले को बुला के लाते हैं, फिर हम लोग ऑटो से जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सुविधा है तो ख़त्म हो गया ना। ये ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर रोजगार ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग आदमी को स्ट्रेस से निकाल रहे हैं। ये सारे लोग उत्पादन में लग सकते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया, $110 बिलियन का सरप्लस इंपोर्ट है हमारा चाइना से। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में उत्पादन नहीं हो रहा है। और ये बात मुझे इस दिन खल इसलिए गई कि हमारे डैडी के लिए ना, उनको हाथ में ठंड लगती तो हमको ग्लव्स खरीदने थे, है ना, हाथ में जो मुझे दस्ताने पहने जाते हैं। और मैं सोच रही थी, मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी के लिए बहुत अच्छे सुंदर दस्ताने बिने थे, है ना, और मुझे वो बुनना नहीं आता, आता भी हो तो मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, अब मैं खोज रही थी अच्छे वो मिल जाए, अच्छे वो नहीं, मतलब फिर मुझे माधापुर में एक दुकान मिली, मैंने वहाँ से जाके ख़रीदा, जो सबसे महंगा था वही ख़रीदा, 120 या 100 रुपये का वो था मेरे ख्याल से। उन्होंने पहना, बहुत अच्छा लगा उनको। जैसे ही उन्होंने उसमें से हाथ निकाला, उसमें जो सेकेंड लेयर ऑफ वो था ना, वो बाहर निकल के आ गया। अब मैं भी सोच रही हूँ, उसमें पीछे देखा मेड इन चाइना लिखा हुआ था, और मैं ये सोच रही थी कि क्या हम लोग ये भी नहीं बना सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना, 100 नहीं 200 रुपये की मिले भले, इतनी लो क्वालिटी चीज़ थी वो, केवल देखने में उसका दिखावा बड़ा सुंदर है, ऊपरी दिखावा, लेकिन अंदर से उसमें ठीक नहीं है वो कितने समय चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। बात पकड़ में आ रही है? तो हमारा उत्पादन अत्यधिक घटा हुआ है। हम लोग मिल करके जितना उत्पादन कर सकते हैं ना, अभी हम सोच ही नहीं रहे हैं हमारे उत्पादन की विधियों को। और ये जो उपभोग, हमें ऐसा लग रहा है, अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा टॉय बैंक हो तो हर बच्चे को ज़्यादा अच्छे खिलौने मिलेंगे खेलने या कम अच्छे? पोल्यूशन कम होगा कि बढ़ेगा? हैं, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये टॉयज़ जो है, अच्छा देखिए, अब आप में से कुछ लोगों को या सभी लोगों को अगर सिंपल रिपेयरिंग सिखा दी जाए तो रिपेयरिंग हो गई टॉय की, तो टॉयज़ एक्चुअली कभी ख़राब नहीं होते हैं, बड़े आराम से टॉयज़ रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कार बैंक या व्हीकल बैंक अगर हमारे पास आ जाए तो खनन कितनी तेज़ी से कम हो सकता है, आप कल्पना कीजिए। एक ही घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ। हमारे घर के जरा सा आगे एक जनरल साहब रहते हैं, जनरल ना, वो जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने भैया बड़ा सा घर बनाया, उसके बाद से शेड लगा, उसमें 4 गाड़ियाँ, और हर साल 2 साल में उसमें एक गाड़ी ऐड होती जाती है। हम उनको 4 साल से जानते हैं, उनके घर में 5 गाड़ियाँ आ गई हैं। अभी शेड बड़ा होता जा रहा है, नई नई गाड़ियाँ आती जा रही है। अभी मुझे लग रहा है एक थार आर भी खड़ी कर ली उन्होंने, रिटायर्ड व्यक्ति हैं। ठीक है, घर में इतने लोग रहते हैं, बस 2, चल रहा है ये। क्या उसका औचित्य है पता नहीं। अगर ये होगा तो हर व्यक्ति के पास एक बढ़िया गाड़ी हो सकती है। जब 7 सीटर चाहिए 7 सीटर, 8 सीटर चाहिए 8 सीटर। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मान लो इस पूरे कार बैंक को बनाने का खर्चा है लेट से 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए अगर ये 200 घरों में बट जाएं तो प्रति व्यक्ति कितना खर्चा देना है? 5 लाख। 5 लाख गुणे 20 करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा ना। तो 50,000 हुआ ना मेरे हिसाब से, 50,000 हुआ ना। 100 लाख में बेटा, नहीं 100 लाख में 1 करोड़ हो गया ना। तो 5 गुणे 20 करोगे तो हो गया। लेकिन यहाँ तो प्रति व्यक्ति केवल 50,000 का खर्चा। 50,000 रुपया हर व्यक्ति दे सकता है अच्छे से। हर व्यक्ति के पास कभी 7 सीटर कभी 8 सीटर जो कुछ भी है। मेंटेनेंस का भी कोई खर्चा नहीं, क्योंकि एक ही जगह मेंटेन हो गई सब गाड़ियाँ।
अनावश्यक श्रम हम एक और हमारी सोसाइटी में एक आता है वो पोंछने वाला। आप लोगों के भी उधर आता होगा शायद, पता नहीं, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो सबकी गाड़ियाँ पोंछता ही रहता है, हर रोज़ पोंछता रहता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, अब गाड़ियाँ रखने की जगह भी नहीं है। ठीक है, जरा से 2 BHK हाउस बनाए हैं। ठीक है, कोई गराज वराज तो होता नहीं है। बस समस्या, बच्चे खेलें कहाँ? बच्चे खेलते हैं वहीं गाड़ी के ऊपर लिखते हैं अपना नाम, यही सब खेल रहे हैं। उसमें भय बना हुआ है बच्चे खराब ना करते। बच्चों को उनकी जगह दो ना भाई। तो ये बहुत आसान है। हम समस्याओं के समाधान जब प्रस्तुत करेंगे ना, और अच्छा सोचो, 50,000 रुपये उसने दे दिया, उसके बाद करना क्या है? एक व्यक्ति, केवल एक बूढ़े काका वहाँ जो बैठे हैं ना, वही मेंटेन कर सकते हैं, किसी को और कुछ करना भी नहीं है। केवल मेंटेन किया, उन्होंने रजिस्टर पे चेक किया। और मान लीजिए सारे लोग थोड़े समझदार हो जाए तो वहाँ उन काका को भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। केवल लेके गए, रख दिया गाड़ी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो वहाँ लिख दिया कि भाई इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है। अगले दिन जो व्यक्ति मैकेनिक या जानता है उसको सही कर देता है, फिर से खड़ी कर देता है। खड़ी हुई है गाड़ी, बढ़िया, एकदम आसान काम। कितनी स्कूटी वहाँ पे बच जाए आप सोचिए। तो ये पूरा व्हीकल का अपने पास जोन 50, 60, 100 स्कूटी कर लो भाई, हो गई हमेशा के लिए। किसी के बच्चे को किसी के साथ प्रतिस्पर्धा होगी? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं जो भी ये चीजें होती हैं ना, जो समाज गति के लिए ये होती हैं, ये हमेशा तो ये हमेशा है ना, इनका डिज़ाइन कैसा है? शेयर डिज़ाइन। शेयर डिज़ाइन करेंगे तो धरती पर कोई भी जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। चलूंगी मैं। ठीक है, हाँ चल, हाँ ठीक है, कह ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मैंने आपको अच्छा आइडिया दे दिया, इसके ऊपर आप सोचिएगा। ठीक, तो हम लोग केवल अभी देखिए, हम लोगों ने कोई उत्पादन नहीं किया, लेकिन हमने एक समाधान को प्रस्तुत किया। और ऐसे समाधानों को आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी जरूर स्वीकार करेगी। जो व्यक्ति समाधान प्रस्तुत करेगा हीरो बनेगा हीरो मतलब नेता बनेगा, उसको लोग पूछेंगे। ठीक है, देखिए आज मैंने कल कुछ उदाहरण दिया था, आज दिया कुछ, 3-4 आइडियाज़ दे चुकी हूँ मैं अभी तक आपको। ठीक, तो देखो ये कह रहे हैं कि यथार्थ क्या है? धरती अखंड है। अब जैसे अब धरती अखंड समझे तो हमको क्या करना है? संपादन मतलब प्रकृति बुआई जुताई जो भी हमें करना है उसको करना है। और जब धरती अखंड समझते हैं तो, एक मिनट देखते हैं अगले में क्या लिखा था मैंने। हाँ ठीक है, अरे यार जनतंत्र की बात कर रहे थे, चलो पहले ये बात पूरी करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। ऐसा लगता है कभी कभी 3-4 घंटे क्लास मिलनी चाहिए, बशर्ते तुम लोग बोर ना हो जाओ। तुम लोग को क्लास सुनने में मज़ा तो आती है ना, ये वाली आती है मज़ा? ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो जनतंत्र का सही स्वरूप क्या है? तो कह रहे सभी लोगों के द्वारा निर्णय हो और सभी लोगों के भले के लिए हो। बाबा जी इसको एक शब्द में क्या बोले हैं? सर्वशुभ। मजेदार बात याद है आपको? सर्वशुभ ही तो सभी की अपेक्षा थी कि नहीं थी? लेकिन विचार में क्या आ रहा था? अपना पराया। जैसे मैंने अभी आपको टॉय बैंक का है ना, गाड़ी कैसे यूज़ की जाए, वस्तुएं कैसे यूज़ की जाए, शेयर्ड रिसोर्सेज का आइडिया दिया, ये समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल तुरंत इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं ये सर्वशुभ घटित हो सकता है। तो उसके लिए इस जनतंत्र का क्या स्वरूप दिए हैं? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, इसको लिखते हैं। अरे ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कह रहे हैं भाई इसमें कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई किसी का सरकार नहीं है। सरकार मतलब होता है जिसके आगे अपने को ऐसे झुकना है। सरकार मतलब
जिसके पास स्टेट होती है, गवर्नमेंट के पास स्टेट होती है, स्टेट को बोलते हैं पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो होती है उसको बोलते हैं बल रहता है उसके पास एक, ठीक है। तो कह रहे हैं ये परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में कोई डंडा नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई लाचारी नहीं है, कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए, अरे यार बीच में करना पड़ेगा सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? परिवार व्यवस्था की इकाई, परिवार बराबर व्यवस्था की एक इकाई। इसको ध्यान से समझिए। अभी क्या कह रहे हैं? अभी भ्रम क्या है? देखिए भ्रम ऐसे होता है, इधर उन्होंने कहा यथार्थ और ये कह रहे हैं भ्रम। अभी क्या है? व्यक्ति को एक इकाई माने हैं, व्यक्ति को एक इकाई माने हैं, एक इंडिविजुअल को एक यूनिट माने। एक एक वोट काउंट होता है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर व्यक्ति को एक यूनिट माने हैं। इसमें कह रहे हैं ऐसा नहीं है, परिवार जो है वो व्यवस्था की एक इकाई है। तो जैसे आप सभी के घर में 5-7 कोई लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बड़े परिवार होंगे, हो सकता है कोई परिवार छोटे हों, 1 2 3 4 5, कोई और इसी प्रकार से इसको मैं अभी ऐसे बना देती हूँ। दिस इज इक्वल टू, ऐसे जब मैं फ्लावर बनाऊंगी तो आप समझ जाना ऐसे ये परिवार है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 लोगों का परिवार, ऐसे कई सारे परिवार हैं। तो ये कह रहे हैं परिवार में लोग होते हैं जिनके बीच में आपस में कोई संबंध रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये सब आपस में संबंधित रहते हैं। तो उदाहरण मैं देती हूँ आज हिना बहन के घर का, ठीक है। हिना बहन के घर में जैसे ये इनके पापा हैं, इनको हम बोलते हैं विरम काका, ठीक। ये इनकी पत्नी है काकी, ठीक है। तो इनका आपस में क्या संबंध है? पति पत्नी संबंध। इनके घर में एक छोटी बिटिया रहती है शानवी, एक रहती है श्रीजा, एक रहती है शनवी, एक रहती है शैवी। इनका भी इनसे आपस में कोई संबंध है? ये सब आपस में ये सारे के सारे एक दूसरे को कुछ ना कुछ संबंध से बुलाते हैं। कोई किसी के मामा हैं, कोई किसी के पापा हैं, कोई किसी के काका हैं, इस संबंध में सब चलते हैं। तो कह रहे हैं ये पूरा का पूरा परिवार कैसा हो, इसमें शिष्ट दृष्टि हो। शिष्ट मतलब धरती कैसे संतुलित हो और युद्ध कैसे समाप्त हो, ये इन सारे लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इनको पता है, इनको नहीं पता है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो पूरे परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, बड़े, तो इन बड़े सदस्यों की यदि एक मानसिकता हो जाती है, क्या मानसिकता? कि धरती को हमें संतुलित रखना है और युद्ध नहीं करना है, अपना पराया नहीं करना है, अखंड सामाजिकता होनी है, तब क्या है इस परिवार के पास, ये परिवार सभा हो गई। क्या हो गई? परिवार सभा। जैसे अभी विधानसभा होती है ना, विधानसभा नहीं, यहाँ पर क्या है? परिवार सभा। और इस परिवार सभा में एक आया निर्णय, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास एक गांव है, तो एक ग्राम है, इसमें 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। मैं कैलकुलेशन के लिए आसानी करके बता रही हूँ। और इसमें हर घर में एवरेज 10 लोग हैं, ठीक। तो 1000 लोग हैं तो कितने परिवार हो गए? 100 परिवार, ठीक है। अब इन 100 परिवारों को बांट दो 10 गुणे 10, 100 लोग या 10 परिवार। तो 10 परिवारों को बोलो परिवार समूह। तो यहां लिख रही हूं, देखो इसको समझ लो। एक परिवार बराबर 10 लोग। भाई देखो सब ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, एक परिवार बराबर 10 लोग, ठीक है। एक परिवार समूह, एक परिवार समूह किसको बोल रहे हैं? 10 परिवारों को। तो लोग कितने हो गए? 100 लोग। फिर उसके बाद हमने कहा एक
ग्राम बराबर 10 परिवार समूह। इसमें 10 परिवार समूह आ गए तो लोग कितने हो गए? 1000, 1000 लोग है ना। मान लो गांव में लोगों की संख्या 2000 लोग है तो यहाँ पर इस तरीके से 20 परिवार समूह हो जाएंगे तो यहाँ पर 2000 लोग हो जाएंगे। एक छोटे से गांव की कल्पना करके आपको बता रही हूँ ताकि ये आसान हो जाए। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं इनमें मानसिकता कैसी आ गई? धरती को संतुलित रखना है और बच्चों को मानवीय शिक्षा देनी है, व्यवस्था में जीना है। ठीक है। अब इस मानसिकता से इस परिवार सभा में निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? कि हमको संतुलित हवा के लिए कितने पेड़ लगाने हैं। और एक इस परिवार में निर्णय हुआ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे परिवार नंबर 1 तो ये 10 लोगों का है, इसमें एक व्यक्ति परिवार प्रतिनिधि है तो 10 लोगों में से एक व्यक्ति चुन सकते हैं आसानी से। 10 में से एक को चुना। मान लीजिए विरम काका के घर पे का हिना जो है, हिना बहन जो है अच्छे से इस बात को समझी हैं, अच्छे से समझा पाती हैं, तो सारे लोगों ने कहा हमारे परिवार का प्रतिनिधि है हिना बहन। ठीक है। उसके बाद मान लो अर्जुन के परिवार में अर्जुन को पहचान लिया गया। ठीक है। राजेश के परिवार ने कहा राजेश बढ़िया समझदार हैं, राजेश को। आप अपनी कल्पना करते जाइए और ऐसे करके अपने पास 3, 3, 6, 7, 8, 9 और 10 कितने लोग पहुँचे? 10। तो एक परिवार में 10 लोग और इसमें से निकला एक प्रतिनिधि। एक प्रतिनिधि क्या प्रतिनिधि बताता है कि हमारे परिवार के लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। अब ऐसे अपने पास एक परिवार समूह आया तो एक परिवार समूह में 10 परिवार थे, 100 लोग थे। इसमें प्रतिनिधि जब मिलेंगे तो कितने प्रतिनिधि निकलेंगे? इससे 10 प्रतिनिधि। तो एक परिवार समूह में कितने हो गए? 10 प्रतिनिधि। अब इन 10 प्रतिनिधि को एक नया नाम दे दिया, ये भी एक छोटा सा परिवार हो गया। अब ये 10 प्रतिनिधि मिलकर के एक प्रतिनिधि सभा करते हैं। ठीक है। ये लोग भी बैठते हैं आकर के और 10 ये जो अलग अलग घर से बात आई थी, इन सारे लोगों ने कहा भाई हमारे घर के लोग ऐसा चाहते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ऐसे करके ये 10 प्रतिनिधि जो है ये एक सभा में बैठ करके निर्णय लेते हैं। ठीक। अब ये सारे के सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये जान सकते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है जो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना जानता है और सर्वशुभ के लिए सोचना जानता है। तो क्या इस 10 प्रतिनिधि जो आए हैं, क्या इसमें से एक प्रतिनिधि का चुनाव हो सकता है? हो सकता है। इसमें से भी एक प्रतिनिधि आ गया। ठीक। तो एक प्रतिनिधि आया। अब एक प्रतिनिधि कहाँ से? एक परिवार समूह से। एक परिवार समूह में 100 लोग थे, है ना, 10 परिवार थे। पहले एक 10 लोगों के एक परिवार में एक प्रतिनिधि, फिर परिवार समूह में से एक प्रतिनिधि आ गया। तो अब एक ग्राम में कितने हैं? 10 परिवार समूह है। हर परिवार समूह का एक प्रतिनिधि आया तो फिर यहाँ पर कितने प्रतिनिधि हो गए? 10 प्रतिनिधि। ठीक है। 10 प्रतिनिधि हो गए। तो क्या ये 10 प्रतिनिधि मिलकर के एक सभा नहीं बना सकते हैं और एक ज़्यादा अच्छा निर्णय नहीं ले सकते हैं? इस परिवार में से जो चुन करके व्यक्ति आया था वो कैसा व्यक्ति था? इस परिवार का सबसे बढ़िया व्यक्ति। क्योंकि हर परिवार में हर परिवार का हर व्यक्ति जानता है कि हमारे परिवार में सबसे बढ़िया सोचने वाला व्यक्ति कौन है। नहीं जानता? जानता है। ऐसा अगर हम चुनाव करेंगे तो इसमें क्या कोई पैसा लगेगा? कितनी देर लगेगी चुनाव करने में? बताओ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तुरंत सबको पता रहता है कि कौन हमारे घर में सबसे बढ़िया व्यक्ति है। ठीक। तो 1 मिनट के अंदर चुनाव हो गया, सभा विधि से निर्णय हो जाएगा। मान लो ये हिना बहन जो है, हिना बहन, कुछ लोग कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। तो हिना बहन इतनी सक्षम है कि वो अपने, मान लो इनकी भाभी है मीतल। ठीक है। तो मीतल को कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो हिना बहन ने कहा देखो मीतल बहन ऐसा है ना, इसमें आपस में एक संवाद होगा और संवाद हो करके वो कहेंगे कि हाँ इसको ऐसा करना चाहिए। ठीक। तो ये संवाद करके इसको मैटर को किसने सुलझाया? किसने सर्वशुभ की तरफ ध्यान दिलाया? परिवार में ही हो गया।
तो सभा विधि में क्या हुआ? सभा विधि में होगा संवाद, और संवाद के बाद क्या हो जाएंगे? निर्णय। तो सबसे बढ़िया निर्णय लेकर के हिनाबेन अपने परिवार से निकले, ऐसे 10 परिवारों से निकले, है ना। फिर परिवार समूह में 10 प्रतिनिधि सभा हुई, उनमें से भी हो सकता है किसी के परिवार में और अच्छा सोचा गया हो, उसमें भी सबसे बढ़िया निर्णय लिया, और ऐसे पहुंचे एक ग्राम में। तो एक ग्राम में कितने लोग? फिर से 10। तो इस प्रकार से अपने पास सबसे बढ़िया निर्णय आ गए। और ये जो निर्णय हैं, जैसे एक ग्राम में अपने पास इतने लोग थे, तो इन निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए जो भी निर्णय होंगे, थोड़ा और समझाती हूँ, देखिए आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके भी, है ना, नहीं तो बात अधूरी रह जाती है। तो अपने पास क्या हो गए? 10 प्रतिनिधि, किस स्तर पर? ग्राम के स्तर पर, ठीक है। ये 10 प्रतिनिधि, इनके पास क्या है? निर्णय है। कोई निर्णय है इनके पास? अपने पास कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। 5 ही काम है जो पूरी दुनिया भर में हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम है न्याय सुरक्षा, ठीक है, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, शिक्षा संस्कार। असल में शिक्षा संस्कार पहले सबसे लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। उसके बाद है स्वास्थ्य संयम। देखो, किसी भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी राष्ट्र तक हो, कुल मिला के सरकारें इतना ही 5 ही काम कर रही हैं। अभी जो न्याय सुरक्षा है वो न्याय किसके हाथ में? कोर्ट के हाथ में। और सुरक्षा कैसे हो रही है? सुरक्षा बल किसको बोलते हैं? पुलिस। उत्पादन कार्य किसानों, काश्तकारों, शिल्पकारों, हस्तकारों के हाथ से उठ करके कहाँ चला गया है? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री क्या कर रही है? पोल्यूशन, ठीक है, यही तो हो रहा है। विनिमय कोष कहाँ चला गया है? बिजनेस के नाम पे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बस, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। उत्पाद आवश्यकता है कि नहीं, तुम भर लो बस इसको लेकर के अपने घर में। शिक्षा संस्कार कहाँ चल गया? शिक्षा संस्कार इज ऑल्सो अ बिजनेस, सब व्यापार के हाथ में चला गया। और स्वास्थ्य संयम भी क्या बन गया है? बिजनेस। अपन बात किए ना, ये सरकारें भी काम कर रही, सरकारें स्कूल खोलती हैं, सरकारें हॉस्पिटल बनाती हैं, ठीक है, सरकारें ये भी काम करती हैं। आपको पता होगा जैसे गेहूं को किसान से खरीदना, सरदार वल्लभ भाई पटेल अनाज मंडी और ऐसी सब चीज़ें रहती हैं ना, ये सब काम करती हैं। और सरकारें ये भी काम करती हैं। तो अभी सरकार कुल काम कितना कर रही है? इतना काम कर रही है। किसी का माइक, ढीलू भाई माइक म्यूट कर लीजिए, है ना, माइक म्यूट कर लीजिए। जबकि हमने यथार्थ में क्या समझा है कि न्याय क्या चीज़ है? वस्तुओं सेवाओं की सर्वसुलभता। मानसिकता में क्या है? अखंड समाज मानसिकता, इसको कह रहे हैं न्याय। अगर ऐसा होगा तो झगड़े होंगे ही नहीं। अगर झगड़े ही नहीं होंगे तो कोर्ट क्या करेगा? अगर झगड़े होंगे ही नहीं तो पुलिस क्या करेगी? अभी भी पुलिस टॉर्चर करने के अलावा वैसे कुछ कर नहीं रही है ज़्यादा। किसी के मैटर वैटर सुलटाती नहीं है, डर अलग लगता है पुलिस वालों के पास जाने से। इंडस्ट्री जो उत्पादन कर रही है उससे बहुत अच्छा उत्पादन आदमी हाथ से और छोटी मशीनों से कर सकता है। मशीनें लगेंगी छोटी और ऐसी मशीनें जो क्या कहते हैं, पोल्यूशन ना करती हों। बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं। जैसे पहले हथकरघा बनाए गए, वो मशीनें ही तो थी। अब स्वचालित हथकरघा हम लोग सोलर पावर जनरेटेड भी कुछ कर ही सकते हैं। ये सब हो सकता है, हम लोग को उस पर लगना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये सब काम हो सकता है। शिक्षा संस्कार, अब मानवीय शिक्षा देने के लिए क्या 1000 लोगों में ऐसे 10 लोग तैयार नहीं हो सकते जो अपने गांव के बच्चों को पढ़ा लें? हो सकते हैं। तो ऐसे गांव में क्या कोई व्यक्ति बेरोजगार रहेगा? इन 1000 लोगों को कहीं पलायन नहीं करना है। इस गांव का हर एक व्यक्ति इस गांव में ही रहता है, इस गांव में पढ़ता है ना। तो 1000 लोग हैं। अभी तो देखिए हम पूरा 1000 करोड़ लोगों का मॉडल बताएंगे यहीं से, ठीक है। तो 1000 लोगों के बीच में केवल 10 ही लोग पर्याप्त हैं। देखो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, 17 लोग पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़ाए तो कई लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 10 लोग भी अगर तैयार हो जाते हैं तो पूरे गांव को अच्छे से शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है।
और ऐसा एक बढ़िया सुंदर गाँव होगा तो हर कोई को सिखा ही रहा होगा। आप लोग है ना क्लासरूम में तो एक्चुअली सबसे कम सीखते हो। आपको ज़िंदगी में जितना भी कुछ आता है सबसे बड़ा भाग, जैसे मैं दिन में ना 3 घंटा तो खाना ही बनाती हूँ। अब ये खाना बनाना हमने अपनी मम्मी को देख देख के सीखा है, उन्होंने मेरे को सिखाया भी नहीं है, हम बस केवल सीख गए हैं, है ना। तो हम जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा भाग करते हैं ना, वो तो हमने देख देख के सीखा है। जिस चीज़ को हम पढ़ा रही तो हमने खुद से अपने मन लगा करके सीखा समझा है, इसको हमने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा था, है ना। तो हम जिंदगी का जो सर्वाधिक भाग कर रहे हैं वो असल में अपने मन से सीखा हुआ भाग है। तो शिक्षा बहुत छोटी सी चीज़ है। स्वास्थ्य संयम, यदि प्रकृति शुद्ध है, मानसिकता में कोई प्रकार का विरोध आवेश आदि नहीं आ रहा है, तो वैसे ही रोग अपने आप कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य संयम के रूप में क्या हम हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद की, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। गांव का हर व्यक्ति वैद्य हो सकता है। गलत कह रही हूँ मैं हिना बहन? गलत कह रही हूँ? ये बहुत आसान है। आधी वैद्य की तो आप घर से जान जाते हो कि भाई वायु बन रही है, हींग खा लो, अजवाइन खा लो। ये घर में सीखते हो कि नहीं? इंडिया में ये बहुत अभी भी चलता है भाई। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं। आजकल की पीढ़ियों को अब कम पता रहने लग गई हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सख्त कानून बना। आपको पता है, आपको स्वास्थ्य संयम की शिक्षा देने का लीगल परमिट नहीं है किसी के पास। सरकार मना करती है कि किसी को भी स्वास्थ्य के बारे में ना बताया जाए। डू यू नो दैट? आपको पता है, आपने क्योंकि इसमें कुछ सीखा है ना थोड़ा, इसलिए। लेकिन हम लोग उसको अनौपचारिक करके शिक्षा दे ही सकते हैं। रोक थोड़ी लेगी सरकार आके कि नहीं आप लोग 20 लोगों को बताओ मत, ऐसा थोड़ी करती है। जैसे मैंने जितना आयुर्वेद सीखा, मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया, कहीं वैसे किया भी है, लेकिन अब पहले जब सीखा ना तो मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया। मैं केवल इंटरनेट से पढ़ पढ़ के और किताबें से पढ़ पढ़ के ही सीख गई, और उस सब के रिजल्ट्स आ गए। किताबें तो एक 800 की किताब थी, एक 500 की किताब थी, कुल 1300 रुपये का खर्च किया मैंने, सीख गई मैं। तो बात समझ में आई? अब ये 10 प्रतिनिधि जो हैं, अब देखो रोजगार की समस्या देखो। तो गांव में कितने लोग हैं? 1000 लोग। तो गांव में लोग कहते हैं चलो भाई अपन लोग उत्पादन कार्य में लगेंगे 500 लोग, ठीक है। शिक्षा संस्कार के लिए गांव में लेट्स से कि 200 बच्चे हैं, ठीक। तो 200 बच्चे अपना शिक्षा संस्कार अपना थोड़ी देर पढ़ते हैं आके, फिर अपना खेलते कूदते हैं, थोड़ा उत्पादन कार्य में काम करते हैं। विनिमय कोष ने में कहा कि चलो 50 लोग जो हैं आपस में हम लोग वस्तुओं का विनिमय, जिसके पास कोई कमी पड़ रही दूसरे गांव से लेकर के एक्सचेंज करना, ये सब करेंगे। 50 लोग। न्याय सुरक्षा ज़्यादा काम होगा नहीं, लेकिन इसमें मान लो 10 लोगों ने कहा ठीक है हम देखेंगे, कहीं पर कोई निपटारा करना होगा तो उसको करेंगे जा करके। स्वास्थ्य संयम में 10 लोग, ठीक है। 10 20, मान लो 10 की जगह आप कर लो 50। एक गांव इतना समृद्ध है कि एकदम टीचर ही टीचर भरे पड़े, ठीक। 50 और 10 60, और 50 110 और 120। 120 ये हो गए, 500 200 700 लोग हो गए, 820 180 बूढ़े लोगों को मान लो। बूढ़े लोग भी होंगे ना थोड़े से। ये लोग अपना बैठते हैं, खाते पीते हैं, सेवा करते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चों को घुमाते फिराते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं। एक हाल ही बैठे हैं गाँव में, रिटायर्ड लोग हैं। कैसा होगा ये गाँव? क्या इस गांव में किसी को स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। और गांव के लोग मिलजुल करके उत्पादन करते हैं। अभी हमारे वहाँ पर गांव में पता है, हमारे मतलब इनके दादाजी, हमारे दादाजी जो थे, तो उन्होंने हमारी पूरी वाड़ी को ना उसमें बाउंड्री डलवाई, बाउंड्री वॉल्ड हमारी वाड़ी। तो हमने तो बड़े ऐसे मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत गौरव से बताते थे पूरी हमारी वॉल्ड है। तो मैं सोचती थी कि इसमें कौन सी गौरव करने की बात है। अच्छी वाली ज़मीन थी, दूसरे की नहीं होती इसलिए। हाँ मतलब दूसरे की नहीं, वो तो मेरे को पता ही है, मैं बच्चों को मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये ज़मीनें हैं, ठीक है। अब इन ज़मीनों के बीच में ला के चारों तरफ से अपन दीवार खड़ी कर दिए। सब लोग ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं हमारे पूरे गांव में। सब लोग, ज़्यादातर लोग अब प्रयास कर रहे हैं खूब पैसा बना के दीवारें खड़ी कर लें। तो ये कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई भाई?
बात पकड़ में आई? ये कौन सी उपलब्धि है? अब मान लीजिए इस गांव में, देखिए न्याय सुरक्षा का मुद्दा कैसा, ये पूरा जो गांव है, इस गांव में लेट्स से ज़मीन है अपने पास, कितनी ज़मीन हो गया अंदाज़ा लगाओ, 100 परिवारों के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए? 100 एकड़ ज़मीन, 100 एकड़, ठीक है, इतनी ज़मीन है बस। कम लग रही ना, कम लग रही है अभी, कच्छ वालों को तो कम ही लगेगी, है ना। 100 हम मान लेते हैं कम ज़मीन है, ठीक है, 100 एकड़ ज़मीन है। लेकिन ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन में ऐसा है कि ये जो 100 परिवार हैं ये एक साथ रह सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी पूरा जो ज़मीन है, इस ज़मीन का एक भाग को हमने बना दिया जंगल, ठीक। अब इस जितने भी घरों में जो सोफ़ा चाहिए या कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी चाहिए, या कोई खिलौने बनाने उसके लिए लकड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये जंगल लगा दिया हमने, ठीक। इसमें सिंचाई चाहिए तो कुछ करनी नहीं, इसके साथ लगा दिया ढेर सारी औषधियाँ, ढेर सारी औषधियाँ, क्योंकि स्वास्थ्य संयम का जो भाग है ना, आंवला लगा दिया, ऐसी चीज़ें जिनको काटना नहीं है कभी अपने को, बस 100-200 साल की छुट्टी हो गई, ढेरों औषधियाँ जंगल में। फिर मान लो हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ हम लोग करेंगे 80 एकड़ में, जो है 80 एकड़ ना कहो, यहाँ पर हमने लगा दिया 20 एकड़ में मान लो जंगल लगा दिया, ठीक है, ये 20 एकड़। फिर हमने यहाँ पर कहा 65 एकड़ जो है यहाँ पर होगी खेती, मिलजुल करके खेती। किसी के परिवार में कुछ लोग कम हो गए, कुछ मर गए, कुछ आ गए, इससे ये खेती बट नहीं रही है, खेती एज इट इज़ बनी हुई है। यहाँ पर अपनी एक गौशाला होगी, ये गौचर की ज़मीन होगी, ठीक। इसमें कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं। ये जो 100 लोग हैं यहाँ पर, 100 परिवार जो हैं, बस ये 100 परिवार अच्छे से रहते हैं, खूब बड़े बड़े लोगों के मकान वगैरह है। ये ज़मीन किसी की नहीं है और सबकी है। ये ज़मीन किसकी है? पूरी की पूरी ग्राम की ज़मीन है, ठीक। अब आप सोचिए लोग कैसे निर्णय लेंगे? ना ज़मीन को बेचना है, ना ज़मीन को खरीदना है, ज़मीन किसी की है नहीं। अगर कोई कहीं यहाँ से चला जाए तो जहाँ जाएगा वहाँ भागीदारी करेगा। अभी केवल गांव तक का सोचिए, अभी पूरे विश्व का तो हमने दिखाया नहीं कि विश्व कैसा सज जाएगा। क्या इस गांव में कोई पोल्यूशन होगा? मज़ेदार बात बताऊं क्या, ताकत क्यों है इसमें, उम्मीद क्या है? जो ग्राम सभा है ना, आज का जो जनतंत्र है, ये जो एक अब गांधी जी और अंबेडकर जी का एक हमको बहुत, मुझे लगता है कि एक वरदान के तरीके में समझती हूँ। ग्राम सभा आज भी ताकतवर है। जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ना, उसमें ग्राम सभा बहुत ताकतवर है। अगर ग्राम सभा कुछ निर्णय ले ले तो सरकार भी उसके ऊपर वो नहीं कर सकती है। असल में ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा ताकतें हैं। अब आप सोचो, अगर एक ऐसा गांव है जिसमें कोई क्राइम नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो यहाँ की पुलिस चौकी की क्या ज़रूरत है? क्या करना है पुलिस चौकी? पढ़ा ले रहे हैं खुद ही कोई। अब देखो जैसे यही हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग पहले से बनी थी गर्ल्स हॉस्टल के लिए। फिर उसके बाद सोचा कि हम लोगों को ये करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, तो बस हमने यहाँ पर अपना सब सिस्टम आ गया, आप भी आ गए सिस्टम में। ऐसे मेरा घर भी हो सकता है, ऐसा ही मेरा एक घर हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं ना कि ऐसा कोई संस्थान बनाए। जैसे मान लो मुझे टीचिंग करना है, तो इस गांव में 10 जैसे 100 परिवार हैं, 100 परिवार में से मान लो शालिनी जनक का एक परिवार है जो कहता हमको टीचिंग में भागीदारी करनी है, तो एक उन्हीं के घर में एक बड़ा कमरा हो सकता है। या फिर इस पूरे 100 परिवार में से एक हमने बढ़िया सा स्कूल बना दिया, परिवारों ने ही मिल करके बना दिया। या परिवारों में ही बड़े बड़े कमरे हो सकते हैं, अपने को अलग से स्कूल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो गांव है ना, इसके साथ बच्चा तदाकार हो सकता है। आप आराम से आइए, बैठिए, पढ़िए और चले जाइए। हमको ना कहीं जाना है, ना आपको बाइक लेके स्कूटी लेके, हमको कुछ किसी को इधर उधर होना ही नहीं है। आप अपना वॉक करते हुए आइए, क्लास किया, बैठे और चले गए, खत्म। बढ़िया मॉडल है? नहीं बढ़िया मॉडल है। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा भाई अपना टॉय बैंक भी हो सकता है ना, और एक हमारे पास पूरा शेयर्ड जो है विनिमय कोष,
विनिमय कोष मतलब यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, जब कुछ चाहिए तब उसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद हमने बच्चों को, बड़ों को, सबको एक सिविक सेंस जिसको बोलते हैं ना, तमीज़ जिसको कहते हैं, कि जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके वापस करें। ले जाइए, आपको कहीं सूटकेस लेके जाना है और फिर रख जाइए आकर के, टूट गया तो उसको बता दीजिए, उसको रिपेयर कर लेंगे, रिपेयर नहीं कर सकते तो वो देखा जाएगा क्या कर सकते हैं उसका। ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत आराम से हो सकता है। एक मैंने आपको और छोटी सी बात, अब देखो यहाँ पर हमारी है गौशाला, तो अभी हमको चाहिए होती सरकार से बिजली। किसी भी परिवार को कभी भी कहीं जाना है, किसी के यहाँ शादी में जाना है, मान लीजिए मेरे पूरे परिवार को, तो जिसके पास गाय होती वो नहीं जा सकता, जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन मान लो एक पूरा गांव है और पूरे गांव की गौशाला है, उसमें कुछ लोग भागीदारी करते हैं ना। गौशाला में लोगों ने कहा भाई हम इतने लोग गौशाला में, लेट्स से 10 लोग कोई आते हैं जो कहते हैं हम गौशाला में भागीदारी करेंगे। आराम से अपना गौचर की ज़मीन है वहीं पर खाती हैं, और उसके बाद ऐसे ये कहीं चरने नहीं, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसी के अंदर रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, घूमती रहती हैं, सब सिस्टम बना के रखा हुआ है। 8-10 लोग पर्याप्त हैं। इसमें से मान लो किसी ने कहा भाई किसी परिवार के 2 लोग नहीं आ सकते हैं, कोई दूसरे लोग हैं वो चले जाएंगे, किसी को ट्रैवल करने की कोई समस्या नहीं, तो ये सभी लोग हो गए स्वतंत्र। हम स्वतंत्र तो तब हुए ना जब हम जो करना चाहते हैं वो कर पाए। हम करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसको तो स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कहीं घूमने जाना, लेकिन मेरे ऊपर दबाव है कि नहीं भैया, गाय कौन देखेगा, पानी कौन लगाएगा खेत में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सारी समस्याएं मुक्त, रोजगार की कोई समस्या नहीं, हर व्यक्ति आराम से, कोई स्ट्रेस है यहाँ पर, तनाव है, कोई किसी का बॉस है, कोई किसी का बॉस नहीं है। इसमें उत्पादन विनिमय, और मैं समझाती जाऊंगी धीरे धीरे। तो ये जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है ना, उसके साथ ये व्यवस्था भी है। अब इस व्यवस्था की मूलभूत इकाई जो है वो है, देखो क्या है, वो है परिवार। इसको समझो ये। तो अब अपने को ना एक ऐसा परिवार बनाना है, क्योंकि अगर ये परिवार बनेगा तो वो व्यवस्था बनेगी, तो धरती संतुलित होगी। अब मुद्दा ये आता है परिवार कैसे बनेगा, जिसका उत्तर आपको अगले लेक्चर में दिया जाएगा। बढ़िया लगा? इंटरेस्टिंग? तो आज तालियां बजाइए, चलिए। चलिए, तो कल से आप अपना बढ़िया से 12, 13, 14 की ट्रेनिंग अटेंड करें। दिलू भाई और मयंक और निहार जितने भी लोग आ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ करके ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।